यूपीएससी का माहौल बाबू आपको बताओ, एक्सीडेंट के बाद चीज़ें बदलने लगी। इधर भाई ख़त्म हो गया, फैमिली की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए। कई तरीके के रोड्स है, चाहे वो एथिकल हो या रीजनल हो या रिल्यूशनल हो, ये सभी एग्जिस्ट करते हो। इन सबसे ही हमारी थिंकिंग डेवलप होती है। वी आर द बेस्ट एडवाइजर ऑफ अवर सेल्फ। अगर हम देख रहे हैं हम 2 घंटे की जगह 4 घंटे रील्स में अगर बिता रहे हैं तो उससे बेनिफिट हो रहा है, तो क्या क्या दिक्कत है। साल 2017 में एक रेल हादसा होता है। उस रेल हादसे में एक नौजवान चपेट में आ जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो पाता है कि वो एम्स में है और उससे पता चलता है कि वो अपने दोनों दोनों पैर, एक हाथ और एक हाथ की 2 उंगलियां गंवा चुका है। और जो सपने उसने देखे होते हैं, जो उम्मीदें उसके घर वालों को उससे होती हैं, उन उम्मीदों पर मानो जैसे फुल स्टॉप लग गया हो। और इस हादसे से थोड़ा बहुत ही समय आगे बढ़ता है और उसके बड़े भाई की 6 महीने बाद मौत हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि रात कितनी भी भयानक और डरावनी क्यों ना हो, सूरज ज़रूर निकलता है। अपने नाम की इसी खूबी के साथ हमारे साथ हाजिर हैं सूरज भाई, जिनका यूपीएससी में 917वीं रैंक हासिल की है और अपनी कैटेगरी में इनकी दूसरी रैंक है। बहुत मुबारक सूरज भाई, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो सभी मुझे देख रहे हो उस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूरज भैया, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आपको कब ख्याल आया कि यूपीएससी करना चाहिए? मेरी जर्नी जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं, मेरा नाम सूरज तिवारी है जी। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई अपने करौली से की है, और 9 से 12वीं तक मैंने अपने ज़िला मैनपुरी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। 2017 में, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप सबको पता ही है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और 2017 में ही मैंने जेएनयू का पहला एंट्रेंस दिया था, उसमें कि मैं असफल रहा हूँ। लेकिन उसी वर्ष मैंने दोबारा जेएनयू एंट्रेंस दिया और 2018 में मैं जेएनयू आया हूँ। यहाँ आकर मैंने 2019 से अपना प्रिपरेशन यूपीएससी का शुरू किया। इधर मैंने अपना बैचलर्स भी शुरू किया, उसमें मुझे रशियन लैंग्वेज पर पढ़ना था। मैंने 2021 में अपने बैचलर्स कंप्लीट किया, इसमें मेरे 72% नंबर भी आए। और उसी के साथ साथ मैंने अपना एमए कंटिन्यू किया और प्रिपरेशन अपना पहला प्ले दिया, जिसमें पहले प्रयास में मैं असफल रहा हूँ। तो ये माहौल कहाँ से बना यूपीएससी का, कि आपको कब लगा कि यूपीएससी करना चाहिए? यूपीएससी का माहौल बाबू आपको बताओ, एक्सीडेंट के बाद चीज़ें बदलने लगी। इधर भाई ख़त्म हो गया, फैमिली की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए, और खुद को लेकर जो था, चाहे सोसाइटी में लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी समझ से बातें कह रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो ओल्ड बिलीफ भी रखते हैं, उनका मानना है कि पूर्व जन्म के कारण ऐसा हुआ है, या फिर कुछ बड़ा होने वाला था, छोटा हो गया, वो तरह तरह की बातें हैं। वो सभी बात उनको की जो जवाब है किसी व्यक्ति के नहीं है, वो जी वो एक समाज के हैं, समाज की सोच के। वो सोच के है कि सब हम उनको क्या दिखा रहे हैं। हमारे समाज में पैट्रियार्की आज भी एग्जिस्ट करती है ना। हमारे समाज में अनटचेबिलिटी आज भी एग्जिस्ट करती है। हमारे समाज में कई तरीके के रोड्स है, चाहे वो एथिकल हो या रीजनल हो या रिल्यूशनल हो, ये सभी एग्जिस्ट करते हो। इन सबसे ही हमारी थिंकिंग डेवलप होती है। हम उतना ही सोच पाते हैं जितना कि हमें सिखाया जाता हो, जितना समाज बताता है। जितना समाज हमें बताता है। आफ्टर एक्सीडेंट समाज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी मैं बना हूँ, उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि समाज ने मुझे हकीकत दिखाई कि क्या क्या हकीकत है। और शायद अगर मैं वो हकीकत नहीं जान पाता तो आज मैं इतनी मेहनत और जो शिद्दत से था कि नहीं, अब ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा करना है, जीने ही था। पहले प्रयास में सफल रहे, दूसरे में आ गए। 12वीं में पहली बार मैं सफल रहा, मैं सीबीएसई बोर्ड से। मैंने 2014 में दोबारा से बात किया। पहली बार परीक्षा दी, असफल रहा, लेकिन दोबारा सफल रहा। हार नहीं माननी, इंफॉर्मेशन का सही यूज़ करना है। मैंने सेल्फ स्टडी किया। मैंने मोस्टली मटेरियल जो है यूट्यूब से, टेलीग्राम से फॉलो किए।
यूट्यूब या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जी जी जो है फ़ायदेमंद है जी अगर आप उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जी जी जी। और जब इस समय मैं प्रिपरेशन में था तो जी मैंने यूट्यूब से बताया कि अब जैसे कि आप ही का वीडियो है, किसी का वीडियो है, किसी पर्टिकुलर फिक्स चैनल नहीं था मेरा। जी। जो जो भी मुझे डायलॉग्स जो भी मुझे लेक्चर अटेंड करने होते थे वो मैंने अटेंड किए। और मेरा एक मतलब एक स्ट्रेटजी रहता है कि मैं जो भी पढ़ता हूँ वो कहीं ना कहीं मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी काम में आती है ना, ताकि एक सर्टेन टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए तो मैं बस ये 4 पॉइंट देती हूँ और देखिए मेरा 2 घंटे का लेक्चर रिकॉल होते हैं। ये सारी मेरी प्रोफेशन पॉइंट वाइज किया। ये सारी मेरी प्रोफेशन की स्ट्रेटजी रही। जैसा कि आपने सवाल मुझसे पूछा कि वो मोटिवेशन कहाँ से है कि आईएएस क्यों, आईएएस ही क्यों, तो जवाब ये है कि जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने बोला भी है कि नौकरी तो बस आईएएस की है, बाकी तो नौकरियाँ हैं। तो मुझे अपने लिए कुछ करना था, अपने परिवार के लिए कुछ करना था, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, सभी के लिए बहुत कुछ करना था। और उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता मुझे लगा यूपीएससी। और फिर मैंने 2019 से जिस समय मुझे यूपीएससी के बारे में नहीं हो, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैंने अपनी जर्नी एनसीईआरटी से शुरू की। एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने द हिंदू कंटिन्यूसली फॉलो किया और रिफ्रेश को चाहे लक्ष्मीकांत की रही हो या बिपिन चंद्रा की रही हो या जो भी वो बुक चले थे, सिंगानिया की रही हो, कोई भी वो बुक रही जो लिटरेचर से रिलेटेड रहती है। करंट अफेयर वगैरह हाँ, करंट अफेयर जैसे कि वही बताया कि यूट्यूब सोर्सेस है, द इंडियन न्यूज़ पेपर कंटिन्यूसली फॉलो करना, बाकी टेलीग्राम पर चैनल्स हैं और अदर सोशल मीडियाज ऐप है, मास मीडिया कम्युनिकेशन है जिसमें तो ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है। ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस नॉलेज को किस तरीके से ले रहे हैं। हमारे फ़ोन पर कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हम फ़ोन को इस तरीके से उठाते देखते चैनल देखते सुना, और जो बात उसमें लिखी होती है हम उसको पढ़ते और मान लेते हैं, क्योंकि हमको यकीन है कि हमें कोई गलत बात नहीं बताएगी जी। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ को वेरीफाई करो, चेक करो कि जो हमें बात बताई जा रही हो क्या वो सही है, क्या हमारा संविधान इस बात के लिए अलाउ करता है, क्या संविधान हमें इस बात का हक देता है जो ये बात चल रही है ये संवैधानिक रूप से सही है। अगर नहीं सही है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस जो भी हो रहा है उसके खिलाफ जो भी हमारे ग्रीवांसेस पोर्टल है या फिर ग्रीवांसेस सेंटर है वहाँ हमको तो बताना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जी समझ रहे हैं? मैं समझ गया। जी जो लोग जब आपका आईएएस क्लियर हुआ आपको पता चला कि आपकी ये रैंक आई है तो आपको कैसे पता चला कि बहुत इंटरेस्टिंग था किस्सा है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार बताएं। एक्चुअली उस दिन 23 तारीख थी जिस दिन रिजल्ट आया और मुझे लगा था कि रिजल्ट 25 को आएगा, क्योंकि 28 को एग्जाम था, संडे था और कुछ लोगों के मेडिकल नहीं हुए थे जी तो 23 तारीख को मेरा मेडिकल था तो मैं मेडिकल देने ही गया हुआ था और मुझे लगा कि 25 तक सारे मेडिकल कंप्लीट होंगे, 25 की शाम तक रिजल्ट आएगा। लेकिन अचानक से रिजल्ट आया और समझ नहीं पाया, अचानक से एकदम से रिजल्ट आया, पता लगा सिलेक्शन हो आप गया। कहीं बैठे थे? मैं उस समय एम्स में था, मैं तो मेरा मेडिकल चल ही रहा था। और आपको लगभग 5-10 मिनट पता भी नहीं चला था कि हाँ, और एक टाइम से अचानक से होता है कि पता लगा प्रॉपर आईएएस हो गया है, 970 रैंक आया है, जिसमें नाम आना अपने आप में बड़ी बात होती है ना। हर साल मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, बट देर आर ओनली लेस देन 1000 सीट्स एंड यू आर वन ऑफ देम। I am one of them, and it is a very powerful moment for me. So sometimes we have happiness, but we not have a way to express. So तो अभी आप उसी स्टेज में हैं। yeah, I am expressing my way, the way I want to. लेकिन वो चेहरे की चमक बता रही। हाँ हाँ, वो तो तो उसके बाद आपने सबसे पहले कॉल किसे की? घर पे कॉल की, बाकी अपने दोस्तों को कॉल्स किए मैंने। और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था या माता जी का? माता जी पिताजी का रिएक्शन था, मैंने बात की, बहुत खुश क्या थे। कहा था आपने? यही बोला कि सिलेक्शन हो गया है। और नहीं आपने ऐसे नहीं बोला था, आपने हाँ, अपने कि वो बोला था हर बात है कि एक बार बोला कि यही बोला कि डीएम साहब के पिताजी बन गए हो आप, तो वह कभी खुश हुए। फिर तो बोले कि हमेशा भगवान पर भरोसा रखना, नीयत अच्छी रखना और वो सभी को
सम्मान देना, अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलना और हर व्यक्ति की मदद करना, चाहे किसी भी वक्त में उसने आपका साथ दिया हो या ना दिया हो। तो ये मेरे पिताजी की सीख हुई। मेरी माँ ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। मेरी मेरी माँ ने हमेशा समझाया कि एक स्त्री का सम्मान क्या होता है, एक स्त्री की रिस्पेक्ट क्या होती है। और मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ लोगों की। उन्होंने इस तरीके का आशीर्वाद दिया कि आप जीवन में सफल रहिए, हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए, भगवान को विश्वास रखिए। आपके गांव वाले कैसे थे? आपने कई वीडियोस में जिक्र भी किया है कि हम मेरे गांव वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ, मेरे तो गांव में क्या माहौल था और गांव के लोग? गाँव का माहौल आपको बताऊँ, गाँव के लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और फिर मैं आ भी रहा हूँ। जैसा कि मेरा जैसे JNU कैंपस है, कैंपस कंप्लीट हो जाएगा इसके मास्टर्स कर रहे हैं अभी आप? जी, इसके अगले दिन ही मैं जा रहे हैं। तो एकेडमिक्स का भी डेट फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ 24-25 में मे बी हो सकता है कि 26 भी हो जाए। तो अभी डेट्स क्लियर नहीं है। शुरुआत में परिवार का माहौल कैसा था? कैसी परिस्थितियां थीं जब आप उस परिवार में जन्मे? परिस्थितियाँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से मैं आता हूँ। पिताजी दर्जी है मेरे, मम्मी मेरी हाउस वाइफ है और बस वही डेली का कमाना, डेली का खाना। मतलब बहुत एलीट क्लास से नहीं आते? नहीं, मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता था और काफ़ी संघर्ष देखा है। मेरे पिताजी ने देखा, उनके पिताजी ने देखा, मैंने भी देखा। मेरे सामने तो बार बार संकट आए, लेकिन वही हिम्मत थी, हौसला था, माँ बाप का साथ था। कठिन परिश्रम करने से कभी पीछे हटे नहीं। आज भी क्षमता है कि अब तो और भी भरोसा हो गया कि हाँ, हम तो परिश्रम कितना भी होगा, हम भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते चला जाऊँगा और जो भी समस्या आएगी उसको मैं संभाल लूँगा, मेरा ईश्वर संभाल लेगा, मेरे लोग संभाल लेंगे, मेरा पूरा भारत देश है साथ में। कोई भी समस्या अब तो आनी नहीं है, वो भी सब साथ में है और संविधान मेरे साथ में है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आजकल देखा जा रहा है कि अगर कोई रील्स पर बैठ रहा है तो वो 2 घंटे ऐसे ही ख़त्म कर देता है, कोई भी युवा है। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश है कि क्योंकि आपकी जर्नी में आप ही ने बताया कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है आपके सक्सेस में, तो युवाओं के लिए क्या टिप्स हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो किस तरह से करें? देखिए कि वी आर द बेस्ट एडवाइजर ऑफ अवर सेल्फ। अगर हम देख रहे हैं हम 2 घंटे की जगह 4 घंटे रील्स में अगर बिता रहे हैं, तो उससे बेनिफिट हो रहा है तो क्या दिक्कत है? इफ ये बेनिफिट हम रील्स देखकर अगर हम कुछ सीख रहे हैं या कुछ जान रहे हैं, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप 2 घंटे पे बैठ के सिर्फ रील्स इसलिए देख रहे हैं कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देख रहे हैं, तो ये गलत है। आप उन 2 घंटे की जगह आप किसी पार्क में जाके बैठ सकते हैं। आपका नहीं मन लग रहा है तो आप नेचर को जानिए। मेरा जो मोटिवेशन रहा है या मेरा जो डेडिकेशन रहा, सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। दिस इज माई पोजिशन। सेल्फ लव इज़ द बेस्ट में। अब परेशानी इतनी आएंगी, कभी कभी बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड्स कर लेते हैं और कई तरह के चैलेंजेस आते हैं जो फेस नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन चले जाते हैं, महीनों बात नहीं करते किसी से। वो सिंपल सा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, उसको गिव अप नहीं करना चाहते हैं, तो चैलेंजेस आएंगे। एक्सेप्ट के बाद ही चेंज करना होता है। हाँ, सिंपल सी बात है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आप क्या है और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता और शायद की बात है कोई याद भी नहीं सकता, ईश्वर भी आपको नहीं जानता जितना बेहतर से आप अपने आप को है ना जी। तो आप अपने आप को जानिए और हर व्यक्ति के अंदर वो काबिलियत है कि वो अगर नीयत अच्छी है, मन साफ है और अपने ईश्वर पर भरोसा है तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। हाँ, थोड़ा सी मेहनत है, थोड़ी सी संघर्ष है, बस एक कदम और चलना है, अगले पल सक्सेस है। कुछ लोग एक बस चल के थक जाते हैं और वो एक कदम नहीं चलते हैं, लेकिन हम लोग को तो आगे बढ़ना है ना, बस एक कदम और चल रहा है ना, चल के आए। अगर हमारे हारने की वजह क्या होती है कि हम ये देखते हैं कभी कितना और चल रहा है, कितना और पढ़ना है, कितनी और मेहनत करनी है इम्तिहान के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम कितना करके आए। अपनी पास्ट की अचीवमेंट्स को नहीं देखते हैं। हम अपनी अच्छाइयों को नहीं देखते हैं,
हम हमेशा अपनी बुराइयों को साथ में लेके चलते हैं। एक बार आप अपनी अच्छाइयों को तो देख लो, आपके अंदर अगर एक अच्छाई है, आप कितने ही बुरे इंसान से, अगर आपके अंदर एक अच्छाई है कि आप मुस्कुराना जानते हैं और आपकी मुस्कुराहट देख के किसी सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, ये आपकी एक यूनिकनेस है। जी, आप इसी को अपनी एक ताकत बनाइए, इसी को अपना एक जरिया बनाइए और सच्ची राह को आप चलिए, निकलिए और आप मुस्कुराइए। अगर आप कितने भी बुरे व्यक्ति हैं और आप एक बार मुस्कुराइए, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो व्यक्ति आपको मुस्कुराता है वो चेहरा देखेगा तो वो अपनी परेशानी भूल जाएगा। वो हो सकता है आपकी मुस्कुराहट से वो उसके चेहरे पे भी स्माइल आए और उसके मन में जो टेंशन था कि वो डिप्रेशन में सुसाइड करने जा रहा था, उसका दिमाग बदल जाए कि हाँ, कि जो समस्या है मेरे जीवन में, तो हर व्यक्ति के जीवन में फिर भी व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। वो आपके चेहरे पर दिखता भी, आप तो- बहुत मुस्कुराते हैं। नहीं, मैं सिर्फ अकेला नहीं मुस्कुराता हूँ, मेरे साथ आज मेरा पूरा देश मुस्कुरा रहा है, इस बात पर मुझे बहुत खुशी है। और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, देश का बच्चा बच्चा जाने, सीखे, पढ़े कि नेचर अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, गर्मी अभी इस समय हम लोग दिल्ली में बैठे हुए कितनी गर्मी हो रही है, ये सब क्या क्योंकि हम नेचर की केयर नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, और ये चीज़ें हम जानते हैं, सबको पता है कि हाँ, जल ही जीवन है। हम बचपन में चौथी से पढ़ते हुए आते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन हम उसको मानते नहीं। बस हम जानते हैं, बस हम जानते हैं, मानते नहीं हैं। तो सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं है, जानना है, उसको मानना है। प्रकृति है, आप आज वह आपसे 1000 साल बाद आपका जिक्र होगा या नहीं, नहीं पता। आप अगर 1000 साल बैठ जाओगे तो आप आज 1000 साल बाद बैठे हो, ये बात किसी को नहीं पता है। ठीक है, सिर्फ रह जाती है तो सिर्फ नेचर। नेचर ही। आपने नेचर को किस तरीके से यूज़ किया और किस तरीके से आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। आप हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उससे सिर्फ आप ही का नुकसान नहीं है, आपकी जो आने वाली जनरेशन हैं जो इस धरती की केयर कर रही हैं, अब उन्हीं को ख़त्म कर। हमें आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना होगा, बिल्कुल, क्योंकि और केवल सोचना ही नहीं होगा, काम भी करना होगा। क्योंकि आज जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो कहीं हज़ार लाखों साल पहले किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि हमें इस तरीके से काम करना है कि ये जो रिसोर्सेज है वो कंटिन्यूसली जनरेशन बाई जनरेशन आगे पास ऑन होते था। आज के समय में हम प्रकृति को इस तरीके से नहीं समझ पाते, है ना। तो आज के समय में ज़रूरत ये है तो हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है। जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो आपको अपने ईश्वर पर भरोसा होगा, और जब आपको अपने ईश्वर पर भरोसा होगा तो आपको प्रकृति दिखाई देगी। आपको सिर्फ ये नहीं दिखेगा कि मैं सूरज भैया हूँ या आप कौन है या आप कौन है, आपको हर जगह एक इंसान दिखेगा। ठीक है, जिसके चेहरे पर आपको बस यही लगेगा कि यार इसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। आपको बस मन में, जहन में सिर्फ यही रहेगा कि आपको मुस्कुराते हुए चेहरे ही देखते हैं। जी, अगर परेशानी किसी और की भी है तो लोग आपको बताएंगे नहीं, बोलेंगे अरे नहीं, मैं खुद से ही सॉल्व कर लूँगा, भाई को परेशान नहीं करना, भाई का मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है। जी, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है IAS। जी, तो ये कब लिखा था? ये मैंने प्रिपरेशन शुरू करने से पहले लिखा हुआ है। 1-1.5 साल हो गए? कितने हुए ऐसे? हाँ, 2-2.5 साल 3 साल। 2-2.5 साल हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे ही अपनी दीवारों पर सपने लिख देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने अचीव किया है। छोड़ देता है तो उसके लिए मैं क्या ही कहूँ, लेकिन जो छोड़ने का सोच रहे हैं तो वो एक बार सोचे कि क्यों छोड़ रहे हो, और जिन्होंने ठान के रखा है तो उनके सामने तो मंजिल वैसी है। जी, और इन्हीं के साथ मैं आपके शब्दों को गुलाम देना चाहूँगा। एक लास्ट मैसेज सारे व्यूअर्स को दे दीजिएगा। जो भी लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं वो समझते हैं कि अब ज़िंदगी खत्म, अब कुछ नहीं होगा। आप उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपने वो किया है जो शायद अब बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। 10 लाख लोग आपने बताए थे, उसमें से 1000 से कम पोजीशन जो है रैंक होल्डर्स होते हैं, जिन्हें अलग अलग सरकारी अफसर बनते हैं। तो आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जो आम लोग नहीं कर सकते। लगभग 9,90,000 लोग असफल हो जाते हैं। देखिए, आपका जो सवाल है, आप देखिए हमारे जो गवर्नमेंट है जी, वहाँ पर पोस्ट लिमिटेड है। जी, और जब मेंस का रिजल्ट आता है तो उस समय पर हमारे पास करीब 9 to 10,000 स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, जिनको मेंस लिखना होता है।
जी निकालने वाले, उनमें से हम अप्रोक्स 3000 स्टूडेंट को चूज करते हैं इंटरव्यू के लिए। उस वजह से कुछ पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं जी, लेस देन 1000। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि सीट्स लिमिटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग वो 3000 पर्सन जो इंटरव्यू के लिए आए या जिन लोगों ने मेंस क्लियर किया कि उन लोग को नहीं जानकारी है। जानकारी है, उन लोगों ने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन हाँ शायद कहीं ना कहीं मेहनत जिसकी ज़्यादा रही है उनका सिलेक्शन हुआ है, और सही दिशा में मेहनत। है ना। और जो लोग अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि वो लोग ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे लिए ईश्वर ने हमेशा हमसे बेहतर सोच के रखा होता है। मैं जैसा कि मैंने बताया भी, मैं एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता हूँ, और 12वीं के बाद में मेरा पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने का खास कोई प्लान नहीं। मेरा भी छोटा सपना था कि छोटा सा बिजनेस हो, घर हो, परिवार हो। इससे ज़्यादा सपने देख ही नहीं पाए, क्योंकि समाज ही हमें एक व्यू देता है सोचने का, समझने का। लेकिन ईश्वर ने मेरे लिए ये रास्ता सोच के रखा हुआ था जी। तो निराश नहीं होना है, जीवन में चैलेंजेस आएंगे, ईश्वर पर भरोसा रखो और एक कदम और चलते चले जाओ। बस एक कदम की बात है, अगला स्टेप रखो, देखो मंजिल आपको सामने बनी। बहुत शुक्रिया सूरज भाई।